ये वही रिक्शा चलाते, वहीं पान बेचते। बाला साहब ठाकरे जी ने अगर शिवसेना स्थापन नहीं की होती तो क्या ये लोग चुनकर आते? ये कभी आमदार नहीं बनते। ये वही रिक्शा चलाते, वहीं पान बेचते। लेकिन एक ऐसे पक्ष के साथ गद्दारी करना सीधे सीधे, और एक ऐसे परिवार के सदस्य के साथ करना जिसने उसकी स्थापना की, मुझे लगता है ये योग्य नहीं है। ये गुवाहाटी से निकल के अभी चौपाटी पे आ जाओ और आइए हाउस में और अपने बहुमत को सिद्ध कराइए। आपको अगर पूरा यकीन है कि आप इस सरकार को गिरा सकते तो हाउस में आपको आना पड़ेगा। आप गुवाहाटी में बैठकर, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठकर आप इस सरकार को नहीं गिरा सकते। ये लोकतंत्र है। अगर इस तरह से उन्होंने कोई निर्णय ले भी लिया, किसी पार्टी के साथ मर्जर अगर उन्होंने कर दिया, तो उनका मुझे लगता है राजकीय जो काल है, समय है, वो ख़त्म हो गया। वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये बहुत तय है। कभी राहुल जी को किया जा रहा है, कभी किसी और को किया जा रहा है, कभी शरद पवार जी को नोटिस भेजी जा रही है। और अभी तो हाल फिलहाल में संजय राउत जी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनको तो कल ही नोटिस आई है। यानी वो कह रहे थे या टीवी पर फ्रंट पर आकर बात कर रहे थे मीडिया से, और बेधड़क बात करते हैं वो जो कर रहे थे, तो उनको चुप करने के लिए एक ईडी की नोटिस भिजवा दी। ये तो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एजेंसीज का, और ये तो बहुत साफ तौर पर नज़र आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता जुबैर इनामदार जी। मैं जहां तक जानता हूं कि आप सालों से राजनीति में हैं। आई थिंक 2-3 दशक हो गया होगा राजनीति में ही है। आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो चल रहा है, इस तरह का उतार चढ़ाव आपने देखा है क्या? राजनीति में बहुत कुछ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल में जो महाराष्ट्र के अंदर हम एक पक्ष के साथ जो बर्ताव चुने हुए आमदारों ने किया है, और एक ऐसे पक्ष के साथ जिसके वजह से उनका वजूद है, हम शायद सीधी अगर बात करें तो शिवसेना। बाला साहब ठाकरे जी ने अगर शिवसेना स्थापन नहीं की होती तो क्या ये लोग चुनकर आते? ये कभी आमदार नहीं बनते। ये वही रिक्शा चलाते, वहीं पान बेचते। लेकिन एक ऐसे पक्ष के साथ गद्दारी करना सीधे सीधे, और एक ऐसे परिवार के सदस्य के साथ करना जिसने उसकी स्थापना की, मुझे लगता है ये योग्य नहीं है। आपको लगता, देखिए ये बातें आप देखोगे तो नेशनल चैनल भी है, उसमें भी लोकल लेवल पे भी ये बातें हो रही है कि ये जो बंडखोरी हुई है, जो आमदार बागी हुए हैं, एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो ईडी का हाथ है। ईडी इफेक्ट है। क्या ईडी इफेक्ट है? आप भी ऐसा समझते हैं? 100% ईडी इफेक्टेड है। सिर्फ ईडी नहीं, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, सारी एजेंसीज को काम पे लगा के रखा हुआ है। कभी जो उनके जितने भी विरोधी हैं केंद्र के, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र सरकार में हो, उनको ईडी के माध्यम से डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी राहुल जी को किया जा रहा है, कभी किसी और को किया जा रहा है, कभी शरद पवार जी को नोटिस भेजी जा रही है। और अभी तो हाल फिलहाल में संजय राउत जी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनको तो कल ही नोटिस आई है। यानी वो कह रहे थे या टीवी पर फ्रंट पर आकर बात कर रहे थे मीडिया से, और बेधड़क बात करते हैं वो जो कर रहे थे, तो उनको चुप करने के लिए एक ईडी की नोटिस भिजवा दी। ये तो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एजेंसीज का, और ये तो बहुत साफ तौर पर नज़र आता है। एक और बात चल रही है, देखिए ये भी मैं अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ, नेशनल न्यूज़ चैनल पे भी है, कुछ पत्र में, अखबारों में भी आया है, कुछ सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि इस जो बंडखोरी में है, एक पैसे का भी बहुत बड़ा डील हुआ है। गीता जैन जी का बयान भी आया था, उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था कि यार मैं पैसे के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, और ये अफवाह है। एज अ पॉलिटिकल लीडर आप इसको क्या सोचते हैं? क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? हॉर्स ट्रेडिंग तो ज़माने से होते आई है, और यहाँ पर भी हुई होगी। ये तो आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कोई 50 करोड़ कहता है, कोई 100 करोड़ कहता है। ये माध्यम में हम सुन रहे हैं कि इस तरह से जो है आमदारों को ऑफ़र दिया गया। देशमुख जो वहाँ से आए वापस, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी 50 करोड़ का ऑफ़र दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पे इसमें तथ्य होगा, तभी तो कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। वैसे वो उनका अंतर्गत मैटर है सेना का, अब वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपसे, आपको उसके बारे में पता है कि नहीं? अल्ट न्यूज़ के एक जुबैर हैं, पत्रकार हैं,
उन्होंने 2018 में एक कोई ट्वीट किया था। वो ट्वीट कुछ समथिंग उनको ऐसा बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था उन्होंने, और 2018 का ट्वीट है। 2018 के ट्वीट को लेकर के अब जाकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि ठीक है, आपने पत्रकार जुबैर को तो आपने अरेस्ट कर लिया, नुपुर शर्मा ने धर्म के लोगों के जो पैगंबर हैं उनके बगैर, मतलब वो आप रसूल ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी किया गया, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। ये सवाल अब उठने लगा है ट्विटर पे बिकॉज ऑफ जुबैर, जो पत्रकार जुबैर को अरेस्ट किया गया। आप इसको कैसा सोचते हैं? आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए इस देश के अंदर दो समाज को, दो धर्म के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वही नीति आज की तारीख में ये भाजपा जो सरकार है केंद्र में, वो इस्तेमाल कर रही है। इनके पीछे भी यही सोच है कि किसी तरह से दो समाज को हमेशा डिवाइड करते रहें और इस देश की जो शांति है, अखंडता है, एकता है, उसको किसी तरह से बर्बाद करें। इससे इनका राजकीय हित जो है वो सिद्ध होता है और इनको ऐसा लगता है कि ये करने से हम पोलराइजेशन बढ़ाएंगे, सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस मेरे देश को, ये सतरंगी देश है। हर समाज, हर प्रांत, हर भाषा का आदमी एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत रखता है जितनी पहले रखता था। चाहे कितने भी कोशिशें की जाए, हमारा देश कभी भी इस तरह से अलग नहीं होगा। कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, हम उनको अंधभक्त कहते हैं, तो ऐसे अंधभक्त के भी आंखें वक्त के साथ खुलेगी। और ये सारी जो बातें हैं आफ्ताब भाई, ये अभी डिवाइड से ज़्यादा डाइवर्ट एंड रूल चल रहा है। महंगाई, भूखमरी, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों को अपने आप को बचाने के लिए, लोगों का जहन या दिमाग या सोच वहाँ से हटाने के लिए इस किस्म की बातें हो रही है। नुपुर शर्मा ने हमारे नबी जो है, हम मुसलमान अगर हैं तो हमारे नबी की वजह से, वरना मैं मुसलमान कभी ना होता। वो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे नबी हैं, हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने हमें इस्लाम बताया तो हमें इस्लाम समझ में आया। उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी, आलोचना करे उनकी, ये तो बहुत साफ़ सुथरी बात है। कोई चाहते कि ऐसा हो, कोई ऐसा कैसे किसी इंसान को आगे बढ़ाकर ये कहना चाहते हैं और लोग धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं। जुबैर के साथ जो हुआ वो भी ठीक नहीं है। अगर जुबैर गलत है तो नुपुर शर्मा भी गलत है, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बहुत सही कहा कि अगर जुबैर के ऊपर कार्रवाई होती है तो नुपुर शर्मा के ऊपर भी होनी चाहिए। जुबैर का तो मामला 2018 का है, अब याद आया, और नुपुर शर्मा जी का तो बहुत रिसेंट का मामला है और हालांकि उनके ऊपर कई जगह मामला दर्ज हुआ है लेकिन उन्हें गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन, अब जो कल से जो स्थिति बनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एज स्थिति यथास्थिति 11 जुलाई तक सब मामले को रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई अपने वक्तव्य में उन्होंने अपने इसमें कोई ये नहीं कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट करा सकते कि नहीं, जा कर के मिल सकते कि नहीं, लेकिन उन्होंने वो जो 16 आमदार के बारे में जो कहा गया था उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उस पर रोक लगा दी है और खुद स्पीकर पे सवाल, डिप्टी स्पीकर पे सवाल खड़ा कर दिया गया है। अब जो कल से हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है, खबर देखने को मिल रहा है कि 2/3 अगर सिंधे गुट में हैं, 2/3 एमएलए हैं, तो वो दल बदल कानून से तभी बच सकते हैं जब वो किसी पार्टी में मर्जर हो जाएंगे, ऐसी खबर चल रही है। अब ऐसे में ये भी बात आती है कि कोई छोटी मोटी पार्टी या किसी और पार्टी में मर्जर करके शायद वो सरकार बना सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कोर्ट जो होता है ना, वो पहले मुद्दों को समझता है। तो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाइम बाय किया है पूरे इशू को और इस पूरे परिस्थिति को समझने के लिए। उसने ना तो शिंदे गट को रिलीफ दिया है, ना ही उद्धव जी के पक्ष को दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फ़िलहाल में आप उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आप उनको नोटिस दीजिए, उनको कहने सुनने का मौका दीजिए।
तो जो एक छोटे अल्फाज में ये कहा जाएगा कि भाई उनको मौका दिया जाना चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस समय दिया है। हाँ, लेकिन उनको हाउस में आके अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए भी नहीं रोका है। और हम तो उनको, पूरी महाविकास आघाड़ी उनको रोज़ कहती है भाई कि गुवाहाटी से निकल के अभी चौपाटी पे आ जाओ और आइए हाउस में और अपने बहुमत को सिद्ध कराइए। आपको अगर पूरा यकीन है कि आप इस सरकार को गिरा सकते तो हाउस में आपको आना पड़ेगा। आप गुवाहाटी में बैठकर, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठकर आप इस सरकार को नहीं गिरा सकते, ये लोकतंत्र है। और रही बात मर्जर की, तो शिवसेना के जो उम्मीदवार चुनकर गए, जो आमदार चुनकर गए, संगठना चुनकर देती है उनको। एक आदमी के अपने मत जो होते हैं 10% 20% होते हैं, 80% जो मत होते हैं वो एक पार्टी के होते हैं। जिस तरह से कांग्रेस में भी या चाहे राष्ट्रवादी में हो या जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, कार्यकर्ता संगठना ये उनको चुनकर देती है। अगर इस तरह से उन्होंने कोई निर्णय ले भी लिया, किसी पार्टी के साथ मर्जर अगर उन्होंने कर दिया, तो उनका मुझे लगता है राजकीय जो काल है, समय है, वो ख़त्म हो गया। वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये बहुत तय है। तो दोस्तों, ये थे जुबैर इनामदार जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा और इन्होंने लास्ट में जो ये कहा कि अगर सिंधे गुट में जितने भी एमएलए हैं, अगर उनको सरकार बनानी है तो ऐसा आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे होंगे, बड़े बड़े लॉयर्स बोल रहे हैं कि मर्जर एक ऑप्शन है कि वो मर्जर के ज़रिए सरकार बना सकते हैं। मर्जर के लिए 2-3 पार्टी है जहाँ पे वो जिनमें विलय करके, यानी जिनके साथ शामिल होकर के उनकी पार्टी का बैनर के तले ये सरकार बना सकते हैं। तब एक सवाल ज़रूर उठेगा कि शिवसेना का नाम, यानी कि वो शिवसैनिक में शिवसैनिक रहेंगे कि नहीं, लेकिन शिवसेना का नाम उनके ऊपर नहीं होगा, किसी भी XYZ पार्टी का होगा। तो ये सारे घमासान चल रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक अहम बात, ना बीजेपी ये ज़रूर कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, वो लोग देखें। हाँ, अगर उनके पास ऐसा कुछ आता है ऑफ़र कि सरकार बनाने के लिए, तो राज्य के भलाई को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम इस पर विचार करेंगे। तो आने वाले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।